हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिर नेक्स्ट अपनी वीडियो। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ब्लड के बारे में। इससे पहले मेरी एक वीडियो आ चुकी है ब्लड के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में और उसके अलावा प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में बताया है। और आज का जो मेरा चैप्टर है वह डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और कंपटीशन में जितने भी एग्जाम आएंगे उसके बारे में भी मैं बीच बीच में चर्चा करते रहूंगा। तो दोस्तों आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी। मैंने दोस्तों अपनी पहली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ब्लड जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं। पहले को बोला जाता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पस्सेल। प्लाज्मा जो होता है 60% भाग होता है, उसके अलावा 40% भाग होता है जिसे हम ब्लड कार्पस्सेल्स के नाम से जाना जाता है। और उसमें से मैंने आप लोगों को आरबीसी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है? आरबीसी के बारे में। और आज का मेरा जो टॉपिक है, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बता दूं। इसे कहा जाता है व्हाइट ब्लड कार्पस्सेल। व्हाइट ब्लड कार्पस्सेल्स के नाम से जाना जाता है। इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे ल्यूकोसाइट। गौर करिएगा दोस्तों, व्हाइट ब्लड कार्पस्सेल यानी श्वेत रक्त कणिका, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और इसका जो 60 से 70% भाग होता है, कितना दोस्तों? 60 से 70% भाग वह बना होता है न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं का। किसका बना होता है? न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं का 60 से 70% दोस्तों भाग बना होता है व्हाइट ब्लड कार्पस्सेल्स का। अगर बात किया जाए तो इसका जो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसका आकार अमीबा के समान होता है। किसके समान? अमीबा के समान इसका आकार होता है। और इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। मैंने बताया था आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और इसका जीवन काल जो होता है वह होता है 2 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। किसका दोस्तों? डब्ल्यूबीसी का। इसका 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं का बना होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है, यानी इसका लाइफ ड्यूरेशन जो होता है वह 2 से 4 दिन तक होता है। व्हाइट ब्लड कार्पस्सेल यानी डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। एक को कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरे को कहा जाता है एक ग्रेन्युलोसाइट। तो दोस्तों आपने देखा कि डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया ग्रेन्युलोसाइट और एक को कहा गया एक ग्रेन्युलोसाइट। गौर करिएगा, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं अब आप लोगों को। अब आप इसको देखोगे तो इसको कहा जाता है कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं। कणिकामय मतलब इसमें कणिकाएं पाई जाती है। ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक को कहा जाता है इस्नोफिल्स, दूसरा होता है बेसोफिल्स, तीसरा न्यूट्रोफिल्स। गौर करिएगा, ग्रेन्युलोसाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इस्नोफिल्स जो होता है इससे एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है इस्नोफिलिया। क्या कहा जाता है? इस्नोफिलिया के नाम से जाना जाता है।
इस्नोफिलिया। अब आप दोस्तों तुरंत बोलोगे इस्नोफिलिया क्या होती है? इस्नोफिलिया एक आपकी ऐसी बीमारी होती है जिसमें सर्दी जुकाम हमेशा पकड़ा रहता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इस्नोफिलिया। किस नाम से जाना जाता है? इस्नोफिलिया। तो यानी अगर इस्नोफिल्स की वजह से जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है? इस्नोफिलिया। दूसरा दोस्तों है उसे कहा जाता है बेसोफिल्स। इसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है हिस्टामीन। क्या कहा जाता है? हिस्टामीन। और दूसरा है हिपेरिन। दूसरे को किस नाम से जाना जाता है? हिपेरिन के नाम से जाना जाता है। गौर करिएगा दोस्तों, एक क्या है? हिस्टामीन। किस नाम से जाना जाता है? हिस्टामीन। और दूसरे को क्या कहा जाता है? हिपेरिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिपेरिन। तो एक हो गया हिस्टामीन। अब कहोगे ये हिस्टामीन क्या होता है? गौर से समझना दोस्तों, हिस्टामीन क्या होता है? जब हमारी कोशिकाएं टूटती हैं तो उस कंडीशन में हमारी कोशिकाओं से एक यौगिक, एक पदार्थ निकलता है जिसे हिस्टामीन कहा जाता है, और इसके वजह से मनुष्य के शरीर में एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी। और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है हिपेरिन। क्या कहा जाता है? हिपेरिन। यह भी एक तरीके का प्रोटीन है। ये क्या कार्य करता है? ये नलियों में, यानी जो हमारी धमनियां है या जो हमारी शिराएं हैं, उनके अंदर जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी जब ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यह ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है। यानी जब तक हमारे शरीर के अंदर है तब तक हिपेरिन उस ब्लड को जमने नहीं देता है, ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता है। दोस्तों अगला मैं बात करूंगा आप लोगों से न्यूट्रोफिल्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रोफिल्स। ये इसका क्या काम है? यह हमारे शरीर की जीवाणु, किससे? जीवाणु और विषाणु से यह हमारे शरीर की रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? जीवाणु और विषाणु। जो न्यूट्रोफिल्स होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में जीवाणु और विषाणुओं से हमारी रक्षा करने का कार्य करता है। अब इसके बाद जो ही हम लोग आगे आएंगे, हम लोग तुरंत आएंगे एक ग्रेन्युलोसाइट की तरफ। किधर आएंगे? एक ग्रेन्युलोसाइट। और अगर एक ग्रेन्युलोसाइट, इसको अकणिका युक्त के नाम से जाना जाता है, मतलब इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट को हम दो भागों में बांटते हैं। गौर करिएगा, ये WBC दो भाग में बटा हुआ है, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें दो तरह की कणिकाएं होती है। एक को कहा जाता है मोनोसाइट। क्या कहा जाता है? मोनोसाइट। और एक को हम कहते हैं मोनोसाइट। और एक दोस्तों ये है एक ग्रेन्युलोसाइट। इसको तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरे को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, गौर करिएगा, मोनोसाइट का क्या कार्य है? मोनोसाइट जीवाणु और विषाणु से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विषाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। गौर करिएगा दोस्तों, विषाणु को क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। और जीवाणु से हमारी रक्षा करता है। किससे हमारी रक्षा करेगा? जीवाणु से। और ये जो लिम्फोसाइट होता है, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। तो गौर करिएगा दोस्तों, एक ग्रेन्युलोसाइट को हमने दो भागों में बांटा। एक को कहा मोनोसाइट और एक को क्या कहा? लिम्फोसाइट। एक क्या कहलाया? मोनोसाइट, और दूसरा क्या कहलाया? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट ने विषाणु यानी वायरस और जीवाणु यानी बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है, और लिम्फोसाइट की वजह से हमारे शरीर में क्या बनता है? एंटीबॉडी। किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माण कहां होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोन मैरो। बोन मैरो, लिम्फ नोड। लीवर, स्प्लेन। यानी अगर इसका निर्माण बार बार पूछता है, चार जगह पे होता है, आदमी हमेशा कंफ्यूजन का शिकार होता है। याद रखिएगा,
बोन मैरो, लिम्फ नोड, लीवर और स्प्लीन में इसका निर्माण होता है। और अब अगला क्वेश्चन होता है कि इसकी मृत्यु कहां होती है, यानी पैदा तो यहां पे होगा लेकिन मरेगा कहां? ये मरता है हमारे ब्लड में। कहां मरेगा दोस्तों? ब्लड में इसकी मृत्यु होती है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में देखा? यहां पे हमने देखा WBC के बारे में। कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला पूछता है कि इसका WBC का हमारे शरीर में क्या कार्य है, या तो बाह्य रोगाणु और जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसका जीवन काल कितने समय का होता है? 2 से 4 दिन का होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है? तो हाँ, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में देखेंगे? प्लेटलेट्स। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। कितने दिन का जीवन काल होता है दोस्तों? इसका जीवन काल जो होता है, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। किसका जीवन काल? प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन तक का होता है। और इसका जो निर्माण होता है बोन मैरो में। कहां होता है? बोन मैरो। और ये मरेगी कहां? ये मरती है आपकी स्प्लीन में। कहां मरेगी? स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती, यानी प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। ये आपका जो प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स को हम लोग एक और नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग करता है। क्या करता है? ब्लड इसका कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी यह रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक दोस्तों, यह ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करता है, यानी रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। यहीं पे एक अच्छी बात आप लोगों को मैं बताते चलूं कि जो रक्त समूह की खोज की गई थी सन 1900 ईस्वी में, कार्ल लैंड स्टीनर नामक व्यक्ति ने किया था। कार्ल लैंड स्टीनर ने खोजा था। क्या खोजा था कार्ल लैंड स्टीनर ने? ब्लड का ग्रुप। ब्लड ग्रुप जैसे आप सभी लोगों को पता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। 4 तरीके का जो ब्लड होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। उसके बाद दोस्तों यहीं पे मैं बताता चलूं कि 1940 में कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने मिलके, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने मिलके RH फैक्टर का पता लगाया था रीसस नामक बंदर के ऊपर। RH फैक्टर ये क्वेश्चन कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी बार पूछा गया है। RH फैक्टर किसने खोजा था? तो कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने खोजा था RH फैक्टर। क्या खोजा था दोस्तों? RH फैक्टर। किसने खोजा था? कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने मिलकर खोजा था RH फैक्टर रीसस नामक बंदर पे। देखिए, या तो आपका ब्लड पॉजिटिव होता है या तो आपका ब्लड निगेटिव होता है। और इसी बात की जांच की गई थी किसके द्वारा? कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने मिलकर इसको रीसस नामक बंदर के ऊपर खोजा। किसके ऊपर खोजा था? रीसस नामक बंदर के ऊपर खोजा था। इसीलिए हम लोग इसे किस नाम से जाना जाता है? RH फैक्टर। किस नाम से जाना जाता है? RH फैक्टर के नाम से जाना जाता। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करेंगे? आगे हम लोग बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जान लो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप आपका 4 प्रकार का होता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। और इसका पता लगाया था कार्ल लैंड स्टीनर ने, अभी मैंने आपको पीछे बताया था तुरंत। तो इसमें एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? एंटीजन और एंटीबॉडी।
आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर क्लिक कर रहा होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। तो इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में लेके आऊंगा, एकदम स्पेशली वो होगा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। तो उसके बारे में जब अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी ब्लड पार्ट 3, तो वहां पे मैं इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा एंटीजन और एंटीबॉडी। अभी आप देखेंगे कि इसमें जो पाया जाता है आरबीसी में पाया जाता है केवल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। और बी में केवल बी, ए बी में पाया जाता है जो है केवल ए और बी। क्या पाया जाता है? ए और बी पाया जाता है। अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। और यहां पे कोई नहीं, यहां पे कोई एंटीजन नहीं होता है। किसमें? ओ में। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग एंटीबॉडी की तरफ आएंगे तो बी, ए और कोई नहीं, केवल ए और बी। दोस्तों याद करने का एकदम सिंपल तरीका बता दूं कि जिस तरीके से यहां पे है उसी तरीके से यहां बिल्कुल लिख लीजिएगा। ए बी और जीरो का मतलब आप समझ सकते हो, कोई नहीं। उसके बाद तुरंत आप यहाँ पे त्रियक गुणा कर देना, और जैसे ही आप त्रियक गुणा करोगे यहाँ तुरंत आपको ये मिल जाएगा। क्लियर? तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखना क्या है दोस्तों, यहाँ पे बात ये है कि आपका जो ये एंटीजन होता है, जैसे जो कैपिटल एंटीजन है यानी ए, वह स्मॉल एंटीबॉडी के साथ नहीं रह सकता। बस यही बात ध्यान देने योग्य होती है। और जैसे बी है तो बी किसके साथ है? बी जो एंटीजन है वह एंटीबॉडी बी के साथ नहीं रह सकता है। अगर ऐसा होगा तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और आदमी की मृत्यु होने की भी संभावना बनी रहती है। तो आपका तुरंत अगला क्वेश्चन होगा कि हम किसको ब्लड दे सकते हैं। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से 1 मिनट के अंदर आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको जरा बता दूं, O माइनस जो होता है O माइनस, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। दोस्तों आरआरबी में 2003 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहां मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन में इसने डाल दिया। इसने ये नहीं पूछा कि O, उसने O माइनस और O प्लस कर दिया। तो O माइनस को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। और AB को क्या कहा जाता है? AB प्लस। गौर करिएगा दोस्तों, AB प्लस इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिसिप्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यानी सर्वदाता, और इसको क्या कहा जाता है? सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। O माइनस जो होता है ये सर्वदाता होता है, और AB प्लस जो होता है इसे सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। तो आपको अब मैं बताऊं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। एक साइड आप लिख लीजिए देने वाला, और एक साइड आप लिख लीजिएगा लेने वाला। 1 मिनट लगेगा दोस्तों। सबसे पहले O, उसके बाद A, उसके बाद B, उसके बाद AB। वहां उसी तरीके से यहां पे भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? O, उसके बाद A, उसके बाद B, उसके बाद AB। चलो दोस्तों पहली चीज जान लो कि मैंने आरएच फैक्टर के बारे में बताया था। भारत में 97% जो होता है आरएच पॉजिटिव पाया जाता है, और 97% भाग आरएच फैक्टर का जो होता है पॉजिटिव, और मात्र 3% माइनस पाया जाता है। तो अब O जो है कि किसको देगा? सबसे पहले O को देगा। रीजन O है सर्वदाता, तो ये सबको ब्लड देगा। किसको देगा दोस्तों? O को देगा, A को देगा, B को देगा और AB को देगा। ये हो गया। A किसको देगा? अब गौर करिएगा, फिर से गौर करिएगा। O सर्वदाता था, सबको दे दिया। A किसको देगा? A को देगा। और किसको देगा? AB को देगा। B किसको देगा? B को देगा। और किसको देगा? AB को देगा। और AB को देगा। कहने का मतलब AB सर्वग्राही है। आपने देखा जितने लोग हैं सबसे इसने ब्लड लिया। वो सर्वदाता है, सबको दिया। A ने किसको दिया? A को दिया। और किसको दिया? AB को दिया। B ने किसको दिया? B को दिया। और किसको दिया? AB को दिया। अब
ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस होना चाहिए, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस होना चाहिए, अगर इधर प्लस है तो उधर प्लस होगा, इधर माइनस है तो इधर माइनस होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, दो अपवाद है। यानी अगर O माइनस, मैं अभी बताया दोस्तों ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर। तो अगर O माइनस है तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो सबको देगा, और AB अगर प्लस है तो ये सबसे ले लेगा, चाहे इधर प्लस हो चाहे माइनस, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों से ब्लड के बारे में बात किया, ये मेरा दूसरा चैप्टर था। अभी मैं ब्लड के बारे में ही एक और चैप्टर लेके आऊंगा जिसमें मैं विस्तृत रूप से आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये चैनल, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।